everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पर जुडिशरी बाय PW के इस YouTube चैनल पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री YouTube सीरीज का पार्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की क्लास से पहले हम 11 लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करना जरूरी है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसके बाद आज डिस्कस करेंगे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है, पहले इसका लिटरल मीनिंग समझेंगे और उसके बाद अगर मैं सेक्शन नंबर कहूं तो आपको ये सेक्शन नंबर यूजुअली दिखेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 68 टू 72। ये 5 सेक्शन ही हैं जो आपको क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन कई बार टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, या कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो सीक्वेंस को हम समझते हुए आगे चलेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ्स ऑफ दीज लेक्चर्स, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, लेकिन उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में हमेशा ये देखने को मिलता ही है कि मैम पीडीएफ कहाँ से लेना है। मतलब सीधी सी बात है, आप लेक्चर पूरा नहीं देखते हो, तो जब लेक्चर पूरा देखा ही नहीं है या देखना ही नहीं है तो फिर पीडीएफ यूजलेस है। पूरा लेक्चर देखोगे तब चीजें समझ आएगी। सिर्फ पीडीएफ्स ही डाउनलोड करना है तो ठीक है, अगर कहीं ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो फिर डाउनलोड कर लो, लेकिन उसमें भी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है पीडीएफ रिगार्डिंग वो पूरा लेक्चर देखने पर मिलेगी। हाँ जी, सो बात यह है कि पीडब्ल्यू ऐप आप डाउनलोड करेंगे। पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में जुडिशरी सिलेक्ट करेंगे। जुडिशरी में इसी डिजाइन का यही आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा बैनर वहां देखने को मिलेगा। इट्स अ फ्री बैच, फ्रीली आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं वहां पर बिना कोई कॉस्ट के। आप पूरा इस ऐप का फीचर देख सकते हैं, बैचेस और कौन कौन से हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या ड्यूरेशन है, कौन फैकल्टीज है, वो पूरा पीडब्ल्यू ऐप पर जुडिशरी सेगमेंट को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज वेल एज ये जो पर्टिकुलर फ्री बैच है, इसका जो टाइम है वो है 31 दिसंबर 2025 तक। इस ड्यूरेशन तक आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको यूट्यूब लेक्चर से ही इस पीडीएफ को, या मैं कहूं तो इन सेशंस के नोट्स बनाने होंगे। चलिए जी, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, और इन्हीं को हम कहते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको ही हम कहते हैं क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वाज़ी का मतलब क्या होता है? क्वाज़ी का मतलब ही ये होता है सेमिड, अलाइक, सिमिलर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वी ऑल नो कि कॉन्ट्रैक्ट से कुछ रिलेशंस, कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज अराइज होती है। वही राइट्स और लाइबिलिटीज वैसी ही अराइज होने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दैट मीन्स वहां से जो रिलेशंस अराइज होते हैं ना, वो वैसे ही रिलेशंस अराइज होते हैं जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने से रिलेशंस दिखते हैं। एंड क्योंकि वो रिजेंबल करते हैं एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जैसे, इसलिए हम उनको क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें लॉ हमको प्रिज्यूम करता है कि पार्टीज का एक्सप्रेस इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। प्लीज नोट डाउन, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज एक्सप्रेसली कभी इंटेंट ही नहीं करती है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने को, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। तो ये कौन से सर्कमस्टांसेस है? क्या ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस एक्सप्रेस है? यस, 68 से लेके 72 में वो सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं। तो पहले हम क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का एक लिटरल मीनिंग समझेंगे। कहता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द पार्टीज इंटेंशनली। पार्टीज इंटेंशनली इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती ही नहीं है। They resemble a contract in which law imposes on obligation on a person to perform a obligation on the ground of equity. बट लॉ ये कहता है क्योंकि इसमें रिश्ते कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही दिखते हैं दो पार्टीज के बीच, देयरफॉर पार्टीज की जिम्मेदारी है दैट ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को प्लीज परफॉर्म करो ताकि किसी का नुकसान ना हो जाए। और यहीं से आता है एक हमारा प्रिंसिपल जो कहता है अनजस्ट एनरिचमेंट कोई भी नहीं लेगा, और वही होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, दैट इज इक्वलाइज द बेनिफिट्स और द एडवांटेजेस दैट एनी पार्टी हैज टेकन। अगर किसी पार्टी को बेनिफिट हुआ है किसी और के कॉस्ट पे, ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कभी ऑब्जेक्टिव है ही नहीं।
और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को अलाउ करता है, दैट मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मिशन ही फेल हो जाता है. It is based on principle of equity, which states that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expenses of others. दूसरों का नुकसान करके खुद का बेनिफिट नहीं. It means one should not accept or receive any benefits unjustly. कोई भी जो है अनजस्ट तरीके से बेनिफिट्स नहीं रिसीव करेगा, और कर भी लिया अगर बेनिफिट्स रिसीव, तो हम तो बोल रहे हैं ना सेक्शन नंबर 64 एंड 65 में कि आप प्लीज उन बेनिफिट्स को रिस्टोर कीजिए. यस और नो? पर 64 65 तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एग्रीमेंट उनकी बात करता है ना. इस क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कौन बोलता है? एक लैटिन मैक्सिम भी है, ठीक है. और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी तो कहता ही है कि बेनिफिट्स मत उठा लिया तो कॉम्पनसेशन करो भाई. इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट on the principle of equity imposes obligation on the party or person, such obligation is called as a contractual or quasi obligation. It is same as to the real contract between the parties. जिस तरीके से parties के बीच real contract होता है उसी के जैसे ये होते हैं. Section 68 to 72 of Indian Contract Act speaks about the quasi contract or certain relation resembling those of contract. There are relation which resemble the contract. It is not a real contract. They are consensual contracts based on an agreement of the parties. और वो कौन सा लैटिन मैक्सिम है जो आपको अच्छे से याद रखना है? नेमो डेबिट लॉक्यूपलेटरी एक्स एलेना जैक्टुरा, विच मीन्स नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सन्स लॉस. एक पर्सन को नुकसान में पहुंचा के वैसे भी इंसान कितना ही खुश रह लेगा. कर्मा रिटर्न्स बैक, एज आई हैव ऑलवेज सेड, एंड व्हेन कर्मा रिटर्न्स, व्हेन कर्मा हिट्स, इट हिट्स बैडली. सो इट्स बेटर दैट यू मस्ट नो व्हाट डीड्स यू आर डूइंग, बिकॉज वन डे दे आर गोइंग टू कम बैक. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोलता है फालतू का किसी का बेनिफिट उठा लिया वापस आएगा और दुगना आएगा, आपको कॉम्पनसेशन के साथ पे करना पड़ेगा. उसकी खुद की चीज भी उसको लौटानी पड़ेगी और उसके साथ साथ उसका कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा. सो बेटर है अनजस्ट एनरिचमेंट ना उठाइए आप. ये फेमस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो ये आप लैटिन मैक्सिम जरूर लिखें, और साथ ही साथ प्री में भी पूछा जा सकता है. Therefore, liability in case of a quasi-contractual obligation is based on the principle of unjust enrichment. It essentially means that no man should get unjust enriched of at the cost of another person. Same ही चीज लिखिए. No person should get anything unjustly when his gaining means the loss to another person. Okay. ये वो 5 सेक्शंस हैं जो आपके पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 5 में क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं. एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट से डील करने वाले सेक्शंस की रेंज बताइए या चैप्टर नंबर बताइए. चैप्टर नंबर 5 क्वाज़ी में 5 वर्ड आते हैं, 5 वर्ड्स ही आपके 5 ही आपका चैप्टर नंबर है. कहता है 68 नेसेसरी सप्लाई टू द पर्सन इनकेपेबल टू अ कॉन्ट्रैक्ट. कौन पर्संस है जो कॉन्ट्रैक्ट को इनकेपेबल है या इनकॉम्पिटेंट है? क्या कोई ऐसा एक्सप्रेस सेक्शन है? आंसर इज यस, देयर इज अ एक्सप्रेस सेक्शन. और वो एक्सप्रेस सेक्शन कौन सा है जो कहता है कि पार्टीज जो है इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? वो है हमारा सेक्शन नंबर 11 जो कहता है कॉम्पिटेंट है मेजर साउंड माइंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. इसी का ऑपोजिट कर दूं तो माइनर अनसाउंड माइंड पर्सन एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. संविदा में एंटर होने के लिए वो लोग असक्षम हैं. लॉ ने कहता है कि वो असक्षम है. उनको अगर किसी ने भी नेसेसिटीज प्रोवाइड की, नैश वर्सेस इनाम है ना, किसी ने भी नेसेसिटीज प्रोवाइड की है, जरूरत की जो चीजें हैं, जरूरत की चीजों में क्या आता है? फूड, शेल्टर, लाइवलीहुड, क्लोथ है ना, या फिर स्टेशनरी का सामान हो गया, मेडिसिन हो गए हैं, ये बेसिक चीज आती है, होम वगैरह हो गया है. किसी ने भी नेसेसिटी प्रोवाइड की है तो आप उससे वापस लेंगे. जब आपने नेसेसिटी प्रोवाइड की, हो सकता है आपका एक्सप्रेस इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, बट लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि भाई अगर किसी ने नेसेसिटी प्रोवाइड कर दी तो आप प्लीज उसे रीपे करो. और वो पर्टिकुलर इनकॉम्पिटेंट पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पर्सनली आपको रीपे करने के लिए, बट उसके एस्टेट्स, उसकी प्रॉपर्टी से आपको रिम्बर्समेंट मिलने वाला है. देन इज सेक्शन नंबर 69 कहता है रिम्बर्समेंट टू अ पर्सन पेइंग फ्रॉम द मनी विच इज ड्यू टू अनदर. हम पेमेंट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन का पैसा जिसमें हमारा भी इंटरेस्ट है और उसका तो है ही है, उससे हम रिम्बर्स कर लेंगे. उससे हम रिम्बर्स क्यों करेंगे? क्योंकि हमने उसका अमाउंट भी पे किया, खुद का अमाउंट भी पे किया. इसका मैंने क्लासिक एग्जांपल हमेशा दिया है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का. अगर एक कॉमन इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, लैंडलॉर्ड बाहर गए, अगर आपने पे कर दिया उनके बिहाफ पे पूरा के पूरा अमाउंट, तो यू कैन गेट रिम्बर्स फ्रॉम दैट लैंडलॉर्ड. और इसमें बहुत इलस्ट्रेशन दे रखा है लैंड रेवेन्यू का.
ओके जो एरियर्स हैं वो पे नहीं किए हैं, तो टेनेंट जो है प्रॉपर्टी को सीज होने से बचाने के लिए अमाउंट दे देता है, तो वो लैंडलॉर्ड से रिम्बर्स करने के लिए एंटाइटलमेंट रखता है। पे कौन करता है? पे करता है पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन पेमेंट ऑफ मनी इज एंटाइटल्ड टू गेट द रिम्बर्समेंट ऑफ द पर्सन, रिम्बर्समेंट फ्रॉम द पर्सन जिसकी जिम्मेदारी थी वो पैसा देना। एंड सेक्शन 70 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट्स जो नॉन ग्रेटिट्यूस है। नॉन ग्रेटिट्यूस मींस डन विद कंसिडरेशन, जहां कंसिडरेशन के साथ आपका कोई पर्टिकुलर चीज करने का मानस था, इंटेंशन था, उसके बावजूद आपका वो पर्टिकुलर एक्ट कोई ग्रेटिट्यूसली समझ ले तो गलत बात, बिकॉज आपने उसके लिए कोई लॉफुली कोई चीज की है या उसको कोई चीज डिलीवर की है, गलती से पिज्जा वगैरह डिलीवर कर देना विदाउट इंटेंशन ऑफ डूइंग दिस ग्रेटिट्यूसली, देन अनदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, द अनदर पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट इज लायबल टू पे द कॉम्पनसेशन और रिस्टोर द थिंग। ग्रेटिट्यूसली करने का मतलब क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। ग्रेटिट्यूसली में वर्ड आता है ग्रेटिट्यूड, है ना, ग्रेटिट्यूड होता है आप किसी की तरफ कंपैशनेट होते हैं, सिंपैथी होता है, दान करते हैं, एक तरीका सा पुण्य वगैरह करते हैं ना, हेल्पिंग करते हैं, वो होता है ग्रेटिट्यूड साइड। दैट मीन्स आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो उस पर्सन की तरफ, यू डू नॉट इंटेंड टू गेट बैक एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, मे बी रिप्लाई कर रहे हो, सॉरी आप उसको हेल्प कर रहे हो एक तरीके से। दैट इज वॉट इज मेंट बाय बीइंग और शोइंग योर ग्रेटिट्यूड नेचर टुवर्ड्स सम अनदर पर्सन। नॉन ग्रेटिट्यूड कोई मुफ्त वगैरह में चीज नहीं की है, कंसिडरेशन के लिए हमने चीज की तो पैसा ला के दीजिए। दैट इज सेक्शन नंबर 70। 71 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी कैसी होगी? बेली जैसी होगी। ये जब बेलमेंट पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 168 एंड 169 तो उसके साथ वापस से रिकॉल करेंगे सेक्शन नंबर 70 को। 72 फाइंडर ऑफ गुड्स, मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, आपको रिंग मिल जाते हैं, आप उठा के अपनी पॉकेट में रख लेते हैं कि जो ओनर मिलेगा मैं उसको दूंगा, तो ओनर के मिलते ही आपको वो प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी। आपने जब वो रिंग उठाई, आपने कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का इंटेंशन रखा नहीं है। आपने जब इंटेंशन रखा नहीं है दैट डजंट मीन कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती उसकी तरफ। जब वो ओनर मिले आप उसकी प्रॉपर्टी उसको दीजिए और जो भी आपको एक्सपेंसेस वगैरह लगे हैं उस प्रॉपर्टी को प्रोक्योर करने में वो आप रिकलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 72 लायबिलिटी ऑफ द पर्सन। उस पर्सन की लायबिलिटी क्या होगी जिसको पैसे दिए गए हैं या चीज डिलीवर की गई है बाय मिस्टेक और कोर्जन। देयर आर ओनली 2 ग्राउंड्स। एक ग्राउंड दे रखा है मिस्टेक का, एक ग्राउंड दे रखा है कोर्जन का। कोर्जन हम ऑलरेडी पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके तहत आपने किसी को पैसा दे दिया है या कोई चीज डिलीवर कर दी है तो उस पर्सन की जिम्मेदारी बनती है कि या तो पैसा आपको रीपे करेगा या चीज रिटर्न करेगा। रीपे वर्ड मनी के लिए यूज हुआ है और रिटर्न वर्ड उस थिंग के लिए यूज किया गया है। आइए अब इन डेप्थ सेक्शन नंबर 68 पढ़ा जाए और उसके इलस्ट्रेशंस अगर हैं हमारे पास बिल्कुल है वो भी पढ़ेंगे। क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। तो 68 में हम नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। नेसेसिटीज में देखो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है बेटा दैट द नेसेसिटीज और द डेफिनेशन ऑफ नेसेसिटी में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो हमारे लिए नेसेसिटी है वो हो सकता है किसी के लिए लग्जरी हो या किसी की लग्जरी हमारे लिए नेसेसिटी हो या हमारी लग्जरी किसी के लिए नेसेसिटी हो। तो इट कैन बी एनीथिंग वे अराउंड, राइट। किसी के लिए हो सकता है कि एयर कंडीशनर जो है वो लग्जरी में आता हो और कभी कभी कुछ लग्जरीज जो हैं वो नेसेसिटी का रूप ले लेती है बिकॉज ऑफ द वे और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्सन और मे बी द स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन नेसेसिटीज की डेफिनेशन चेंज हो सकती है। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके साथ आपको लिखना चाहिए रीड दिस विद सेक्शन नंबर 11 एंड रादर 12 अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड का स्टेटस बता रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 11 बोल रहे कॉम्पिटेंट कौन है, इनकॉम्पिटेंट कौन है। और टू एनी वन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessities suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such person incapable. Please note down reimbursement कहां से होगा? reimbursement होने वाला है उस person की property से जो कि incapable है। incapable person खुद कभी भी personally liable नहीं होता है। ये section number 68 में जरूर ध्यान रखें। प्री से यहां से question आ सकता है कि किससे liable होगा। हाँ, liable रहेगा हमको पता है जिसको हमने आवश्यक वस्तुएं प्रदान की है, परंतु उसकी संपत्ति से हम वो पैसा वापस से रिकवर कर लेंगे। वो पर्सन पर्सनली लायबल नहीं होगा। चल 68। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, हमने सप्लाई किसको किया है?
इनकेपेबल पर्सन को या फिर ऐसे पर्सन को एनीवन whom he is legally bound to support. दैट मीन्स इनकेपेबल पर्सन को अगर हमने प्रोवाइड किया है, या इनकेपेबल पर्सन किसी और को लीगली बाउंड था प्रोवाइड करने के लिए, बट क्योंकि वो इनकेपेबल हो चुका है तो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। जैसे कि अनसाउंड माइंड को हम प्रोवाइड करेंगे, नेसेसिटी 68 में उसके बेनिफिट्स स्टेट से रिस्टोर कर लेंगे, लेकिन अगर वो अनसाउंड माइंड पर्सन अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए, नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार था, वो प्रोवाइड नहीं कर पाया क्योंकि वो अनसाउंड माइंड हो चुका, और हम अगर प्रोवाइड करते हैं उनको, देन ऑल्सो वी विल बी लाइबल, और वी विल बी नॉट लाइबल, एंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट सो एक्सपेंडेड। ए सप्लाइज बी, ए बी को क्या सप्लाई करता है? बी एक ल्यूनाटिक पर्सन है विद द नेसेसिटीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन द लाइफ। उसकी जिंदगी में आमतौर पे जो भी उसको चीजें चाहिए वो चीजें सप्लाई की है। देन ए इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ए किसकी प्रॉपर्टी से रिम्बर्स करेगा? बी की प्रॉपर्टी से रिम्बर्स करेगा, क्योंकि इसने यहां पर नेसेसिटी प्रोवाइड की है। किसको? बी को की है। अब देखो जरा नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट वो लोग हैं जो कि हमारे इनकेपेबल पर्सन के अंतर्गत उससे वो पर्टिकुलर नेसेसिटीज लेने के लिए राइट रखते हैं। ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी। बी कौन है? ल्यूनाटिक विद द नेसेसिटी सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ। ए इज एंटाइटल्ड टू द रिम्बर्समेंट फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट पर्सन कौन था? इनकॉम्पिटेंट पर्सन बी था, और बी बाउंड था उनको सपोर्ट करने के लिए, इसलिए हम उनको नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। 69 reimbursement of the person paying money due to another in payment of which he is also interested. He is also interested मतलब जिसने यहां पर पैसा दिया है ना, वो भी इंटरेस्टेड है यहां पर अमाउंट देने के लिए। जब वो भी इंटरेस्टेड है यहां पर अमाउंट देने के लिए और उसके ब्याह पे दिया है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो जिसका इंटरेस्ट था उस अमाउंट में और जिसने पे किया है, एक ही पर्सन है, वो उससे पैसा रिम्बर्स कर लेंगे जिसकी जिम्मेदारी बनती थी पैसा देने की। A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed from other. Example ले लेते हैं, illustration हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? Okay, yes. This is Mr. A and this is Mr. B. A is a landlord, B is a tenant. लैंडलॉर्ड एक दिन आउट ऑफ द सिटी चला जाता है, ठीक है? आउट ऑफ सिटी चला जाता है। इन दोनों का एक कॉमन इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। मीटर का कुल शुल्क 5,000 रुपए आता है। पे हमेशा लैंडलॉर्ड करता है, लेकिन जब लैंडलॉर्ड 30 डेज के लिए बाहर था, बिल आया, टेनेंट को भरना जरूरी बन गया। हमेशा लैंडलॉर्ड पे करता है, टेनेंट का 500,000 रुपए आता है, उसमें से ले लेते हैं उससे। लेकिन क्योंकि अब लैंडलॉर्ड बाहर का विधि, जिम्मेदारी किसकी? लैंडलॉर्ड की बनती है। इंटरेस्ट तो उसमें टेनेंट का भी है कि कल को बिजली कट गई तो इसके घर में क्या बिजली आएगी, तो टेनेंट बेटा जाके ये 5,000 रुपए पे कर देता। क्यों पे किया? क्योंकि लैंडलॉर्ड का डेट था, इंटरेस्ट टेनेंट का भी उसमें था। हित तो जो है ब्याज, इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं है, हित की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे टेनेंट का भी था इसमें, और टेनेंट का इंटरेस्ट होने की वजह से टेनेंट ने 5,000 रुपए पे कर दिए। टेनेंट के तो आते 1,000 रुपए ही थे और लैंडलॉर्ड के 4,000 रुपए आते थे। देन इन दैट केस जब भी लैंडलॉर्ड वापस रिटर्न करेगा ना, टेनेंट उससे 4,000 रुपए रिकवर करेगा, रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा। और रिम्बर्समेंट पर्सनली होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह से नहीं होगा। ऐसा ही कुछ इलस्ट्रेशन दे रखा है, और इस इलस्ट्रेशन में मेजरली फोकस किस पे किया गया? इस इलस्ट्रेशन में मेजरली फोकस किया गया एक टाइप ऑफ लैंड के लिए, है ना, जहां से रेवेन्यू या जो मैं कहूं एरियर्स हैं वो गवर्नमेंट को पेबल हैं। कहता है बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए द जमींदार। ओके, तो बी कौन है? बी यहां पर टेनेंट है। बी इज अ टेनेंट ओवर हियर and A is a landlord over here. The revenue payable by A to the government being in arrears, his land is advertised for sale. Revenues arise हो गए, उसपे भाई arrears of land pay नहीं किया गया, प्रॉपर्टी अटैच होकर that means to say यहाँ पर सेल में जारी है by the government. Under the revenue law, the consequences of such sale will be the annulment of B's lease. अब कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहे हैं इस रेवेन्यू लॉ का? कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है कि प्रॉपर्टी यहां पर सेल हो जाएगी, प्रॉपर्टी यहां पर सेल हो जाएगी, एंड इससे बी की जो लीज है, क्योंकि वो टेनेंट है तो लीज भी खत्म हो जाएगी।
बी इस लीज को बचाना चाहता है, जिम्मेदारी तो ए की थी पे करने की, बी इस लैंड को बचाना चाहता है क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है, टेनेंट है ना वहां पर, काम वगैरह कर रहा है। बी टू प्रिवेंट द सेल एंड इन कॉन्सिक्वेंस annulment ऑफ हिज ओन लीज पेज टू द गवर्नमेंट द सम ड्यू फ्रॉम ए, पैसा तो ए को देना था, पे तो बी ने कर दिया, तो बी एंटाइटल्ड है कि वो ए से रिकवर करेगा। ए इज बाउंड टू मेक गुड द अमाउंट गुड टू बी द अमाउंट सो पेड, बी ने जितना अमाउंट पे किया है ए उतना उसको वापस रिम्बर्स करने वाला है। गॉट इट? चलिए आगे चलिए, सेक्शन नंबर 70, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट्स नॉन ग्रेटिट्यूस। लिखेंगे वो काम जो हमने कंसिडरेशन के लिए, प्रतिफल के लिए किया है, उस काम को आप फ्री नहीं समझे, आपने कोई भी बेनिफिट्स लिया है तो रिस्टोर करें, रिस्टोर करें या रीपे करें। वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या उसको कोई भी चीज डिलीवर करता है, नॉट इंटेंटिंग टू डू सो ग्रेटिटियसली, उसका इंटेंशन है ही नहीं, ग्रेटिटियसली करना इंटेंशन नहीं है, मतलब विद कंसिडरेशन करना इंटेंशन नहीं है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन करना उसका इंटेंशन है। कोई भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा कि सेक्शन नंबर 70 में टाइटल में तो नॉन ग्रेटिट्यूस बोला है और पैराग्राफ में वर्ड ग्रेटिट्यूस यूज किया है, बट ग्रेटिट्यूस के साथ वर्ड नॉट इंटेंटिंग टू डू सो ग्रेटिटियसली वर्ड यूज कर दिया ना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया है कि नॉन ग्रेटिटियस एक्ट है, नॉन ग्रेटिटियसली परफॉर्म करना चाहता है, विद कंसिडरेशन परफॉर्म करना चाहता है, एंड वो सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, उस सच अदर पर्सन ने बेनिफिट एंजॉय कर लिया। द लैटर मींस द पर्सन हु इज एंजॉयिंग द बेनिफिट इज बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट और टू रिस्टोर द थिंग और थिंग सो डिलीवर्ड। कोई चीज की है तो उसके लिए पैसा देंगे, या कोई चीज दी है, कोई चीज की है तो उसके लिए पैसा देंगे, एंड कोई चीज आपको, that means if anything is performed for you, repay it, if anything is given to you, return it. Okay, illustration. A tradesman leaves the good at B's house by mistake. B treats the good as his own, he is bound to pay for them. आपने अपना गुड समझ के उसको यूज में ले लिया है, आप उसको रीपे करेंगे। A saves B's property from fire. A is not entitled to compensate from B if the circumstances show that he intended to do so gratuitously. A ने भाई उसका पुण्य या उसके अच्छे के लिए या अपना ही कोई पुण्य कमाने के लिए काम किया जहां पे वो उसको फ्री में ही करना चाहता था, सेवा भाव से उसने कर दिया है। अगर ये शो कर दिया जाए कि वो ऐसे ग्रेटिट्यूसली ही इंटेंड करता था तो फिर A जो है B से एंटाइटलमेंट नहीं रखेगा अमाउंट रिकवर करने का। 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स गुमे हुए जो गुड्स हैं जिसको मिल जाते हैं, जो ढूंढ ले, उसकी जिम्मेदारी क्या बनेगी? तो 71 कहता है उसकी जिम्मेदारी एज इट इज बेली जैसी बनेगी। बेलमेंट हम आगे पढ़ेंगे। बेलमेंट में सिंपली आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को कुछ टाइम तक के लिए दे देते फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस। द मोमेंट द पर्पस इज अकम्प्लिश, रिटर्न द प्रॉपर्टी बैक। जैसे आप आयरन के लिए कोई चीज देते हैं, ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, बाइक गाड़ी ठीक करवाने के लिए, सर्विस कराने के लिए, वॉश करवाने के लिए देते हैं, तो जैसे वो काम हो जाते हैं वापस लौटाएंगे। तो जब तक वो चीज उनके पास है तब तक पूरी जिम्मेदारी है कि वो उसे ओनर की तरह संभाल के रखेंगे। तो जिसको घूमी हुई चीज मिली है और वो सिर्फ इसलिए अपने पास घूमी हुई चीज रख रहा है कि ओनर को हम रिस्टोर करेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल बेली जैसी हो जाएगी। और अगर आपको घूमी हुई चीज मिली और आपने उसको रिस्टोर नहीं किया, अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर दिया, तो सीधा ऑफेंस बनेगा CMP का, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं घूमी हुई प्रॉपर्टी मिल लो तो आप अप्रोप्रिएट कर लोगे, ऐसा यहां पर भी अलाउड नहीं है। The person who finds goods belonging to another and takes them into custody is subject to the same responsibility as of bailey. कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। This we are supposed to read with section 168 and 169 of Indian Contract Act. ड्यूटीज क्या क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स की? मतलब मैं कहूं तो बेली की जिम्मेदारी क्या क्या है, ये जब बेलमेंट पढ़ोगे तो वहां से भी एक्सप्रेस सेक्शन दिख जाएंगे आपको। कहता है द फाइंडर हैज अ ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर कीजिए, जिस प्रकार से एक ओनर उस प्रॉपर्टी का केयर करता है उस प्रकार से करना है। आप उस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए डिस्पोज नहीं करेंगे। ही हैज ड्यूटी नॉट टू यूज द गुड्स फॉर द पर्सनल पर्पस। He has duty not to mix the goods found with his own goods. गुड्स को मिक्स नहीं कर देना अपने गुड्स के साथ। ड्यूटी टू मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू फाइंड द एक्चुअल ओनर। एक्चुअल ओनर को फाइंड आउट कीजिए आप, रीजन शो कीजिए आप, ये सारी चीजें जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में आता है।
और क्या क्या स्पेसिफिक राइट्स हैं, ये ड्यूटीज हो गई। राइट है राइट टू लीन, राइट टू स्यू एंड राइट टू सेल। राइट टू लीन दैट मीन्स वो पर्टिकुलर गुड्स को अपने पास रख सकता है, पोजेशन अपने पास रिटेन करके रख सकता है गुड्स को जब तक कि उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिल जाए। राइट टू रिटेन द गुड्स फाउंड अंटिल ही रिसीव्स द कॉम्पनसेशन फॉर ऑल द एक्सपेंसेस दैट ही हैज सफर्ड इन फाइंडिंग द ट्रू ओनर। तो वो होता है लीन करना, मतलब अपना कंट्रोल, अपना कब्जा उसके ऊपर रखना। फिर होता है राइट टू स्यू, स्यू कर सकते हैं अगर हमें कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया तो। द ओनर हैज अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड, जहां पर ओनर ने रिवॉर्ड अनाउंस कर रखा है, फाइंडर हैज राइट टू स्यू द ओनर फॉर सच रिवॉर्ड और रिटेन द गुड अंटिल ही इज कॉम्पनसेटेड। जब तक कॉम्पनसेट नहीं करोगे तब तक के लिए, जब तक कॉम्पनसेट नहीं करोगे तब तक के लिए हम उस प्रॉपर्टी को लीन भी कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के लिए स्यू भी कर सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन, दोनों चीजें हो सकती हैं, अपने कब्जे में रखोगे और स्यू भी करोगे। देन इज राइट टू सेल, सेल किया जा सकता है, मतलब यहां पर प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। फाइंडर ऑफ गुड हैज राइट टू सेल द गुड्स इन अ सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ये खैर हम आपका जब बेलमेंट का सेगमेंट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि सेल जो है कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, या कितनी प्रॉपर्टी तक का अमाउंट के लिए आप सेल कर सकते हो। ओके, लायबिलिटी ऑफ द पर्सन बाय होम द मनी इज पेड। लायबिलिटी किसकी? जिसने पैसे दिए हैं या कोई चीज डिलीवर की है। और ग्राउंड्स क्या है? दो है, मिस्टेक में या कोर्जन। मिस्टेक या कोर्जन की वजह से चीज या पैसे जो है दूसरे पार्टी को दे दी गई हैं। एग्जाम्पल, आप एक दिन अपना अकाउंट नंबर जो है मुझे बेचते हैं, तो मैम ये पर्टिकुलर अकाउंट नंबर है, आप हमारे यहाँ से कुछ सामान लेकर गए थे। मैंने कहा हाँ, तो मैम इस अकाउंट नंबर में आप ट्रांसफर कर दीजिए। आपने लास्ट डिजिट 8 बोला, मैंने 1 सुन लिया और मैंने उस 1 में डिपॉजिट करवा दिया। सो मिस्टेक से किसी और को मनी डिलीवर हो चुका है। That person is bound under section number 72 to repay that amount. वो पर्सन सेक्शन नंबर 72 में हमें वापस रिम्बर्स करेगा। देखो क्या लिखा है, A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. उसको रीपे करेगा। रीपे किसके कॉन्टेक्स्ट में जाता है? रीपे हमेशा जाता है मनी के कॉन्टेक्स्ट में, और रिटर्न किसके मामले में जाता है? थिंग को रिटर्न करने के मामले में जाता है। ओके, आइए चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम। दो बहुत ही अच्छे से इलस्ट्रेशन है। पहला कहता है A and B jointly owe 100 rupees to C. A and B को दोनों को मिलके इक्वली C को पैसा देना है। कितना देना है? 100 देना है। ठीक है, A alone pays the amount to C. A ने अकेले ने ही C को 100 रुपए दे दिए। And B not knowing about this fact pay 100 rupees over again to C. C is bound to repay the amount to B. B ने बाद में गलती से बिना इस चीज की जानकारी के कि A ने ऑलरेडी B को कोई पैसा पे कर रखा है, दे दिया है, इस चीज की नॉलेज के बिना B इसको वापस 100 रुपीज दे देता है। तो C by the virtue of section number 72 is bound to repay back to the Mr. B. अच्छा, मान लो इस सिचुएशन में एक और सेक्शन फाइंड आउट करते हो। ओके, A ने 100 रुपीज दे दिए। A एंड B दोनों रिस्पॉन्सिबल थे C को 100 रुपीज पे करने को। A ने पूरा के पूरा खुद ही पे कर दिया। दोनों क्या है? ज्वाइंट प्रोमिसर्स है। क्या A B से 50 रुपीज नहीं मांग सकता? बिल्कुल मांग सकता है। कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, कौन से सेक्शन के तहत A B को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलेगा? बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 43 ज्वाइंट प्रोमिसर्स। तो A ने भले ही 100 रुपीज वहां दे दिए हैं, बट B से को तो वो बोल सकता है ना, जिम्मेदारियां इक्वली हैं हम दोनों की। He can compel B to perform that performance. Okay? Next illustration कहता है A railway company refuses to deliver up certain goods to the consignee except upon the payment of an illegal charge for the carriage. अब बेटा, जब भी हम रेलवेज में सामान वगैरह डिपॉजिट करवाते हैं तो उसका एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने सामान जमा करवाया है एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए, तो उस वक्त वो पर्टिकुलर गुड्स एंटर करने से पहले या गुड्स थमाने से पहले ही आप उस कंसाइनमेंट के लिए पैसे दे देते हैं। दैट मीन्स सेंडर से आपने अमाउंट ले लिया है, लेकिन जब कंसाइनी उसको रिसीव करने आ रहा है तो आप बोल रहे हैं कि मैं उसको गुड्स आपको तभी दूंगा जब आप कोई इलीगल चार्जेस पे करें उस डिलीवरी के लिए, उस कैरेज के लिए। ये खुद बोल रहा है इलीगल चार्जेस, मतलब यहां पे कोर्स किया जा रहा है।
कोर्जन हो रहा है कि पे कीजिए नहीं तो तब तक गुड्स नहीं मिलेंगे। कंसाइनी ने पैसा दे दिया, कंसाइनी पेज द सम चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स। तो कंसाइनी बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 72 इज एंटाइटल्ड टू रिकवर दैट अमाउंट जितना कि उससे इलीगल तरीके से रिकवर किया गया है। ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्ज एज वॉज इलीगली एक्सेसिव। जितना अमाउंट एक्सेसिव था उतना अमाउंट के लिए हमारा कंसाइनी यहां पे क्या कर सकता है, उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। कह सकता है कि भाई इतना अमाउंट इलीगल था, जितना लीगल था आप उतना काटो, जितना अलाउड ही नहीं था लेना, आपने दबाव से हमसे वो पर्टिकुलर पैसा लिया है, तो कंसाइनी उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए बोल सकता है, ऐसा सूट भी फाइल कर सकता है सेक्शन नंबर 72 में। तो सेक्शन नंबर 68 से लेके 72 में हमने क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स का जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ इतना कहता है दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली बट लॉ अंडर द सर्कमस्टांसेस प्रिज्यूम्स दैट द पार्टीज आर अंडर द सर्टेन रिलेशनशिप व्हिच रिजेंबल्स द कॉन्ट्रैक्ट and by the virtue of chapter number 5 the parties under quasi contracts are bound to perform their respective obligations। ठीक है, तो ये सारा सेगमेंट था एंड एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी इन पीडीएफ्स को ढूंढ रहा है और अपने नोट्स बनाने के लिए आपको हेल्पफुल लग रहा है, आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के लिए आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे, पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करके जुडिशरी सेगमेंट से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एक पूरा के पूरा ये फ्री बैच दिखेगा आपको, सेम यही बैनर लगा होगा। फ्री बैच को एनरोल करेंगे और अन्य बैचेस भी हैं, जस्टिस 2 जस्टिस 3 जस्टिस 1.0 है। इन्फिनिटी का फीचर बहुत प्यारा सा एक फीचर है जिसमें आपको 11 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपके मेंस इवैल्यूएशन के लिए एक पूरी टीम बैठी है, तो आप उसके लिए भी टीम से कनेक्ट कर सकते हो और आपका सब्सक्रिप्शन जो है अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ध्यान रखें ये पर्टिकुलर फ्री बैच की जो वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। आफ्टर दिस डेट ये पर्टिकुलर फ्री बैच वहां एक्सपायर हो जाएगा, मतलब फिर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। एंड इफ इन केस यू वांट टू डाउनलोड मेक द नोट्स, फिर आपको यूट्यूब के सेशन से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। यूट्यूब के सेशन तो बाद में भी रहेंगे। ओके, ऐप में भी आपको सेम क्लासेस वगैरह मिल जाएगी। आइए जी फटाफट से रिवीजन कर लिया जाए। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 68। सेक्शन नंबर 68 में हमने बोला कोई भी नेसेसिटीज प्रोवाइड की गई है इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको आपने नेसेसिटीज प्रोवाइड की है, तो आप रिम्बर्समेंट कहां से करेंगे, उस पर्सन की प्रॉपर्टी से। एंड प्लीज नोट डाउन, नॉट जस्ट इनकेपेबल पर्सन बट अगर ये लीगली बाउंड है किसी को सपोर्ट करने के लिए, उसको भी अगर आपने नेसेसिटी प्रोवाइड कर दी तो आप रिकवर कर सकते हैं। 69 कहता है कि आप तब रिम्बर्समेंट लेने के लिए एंटाइटलमेंट रखते हैं जब यू पे ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पे करने की, प्लस आप इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि आपका वहां पे इंटरेस्ट था उस चीज में, तो आप इस से रिकवर कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 70, जब ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने की बेनिफिट्स उठाए हैं, बेनिफिट्स लिए हैं ऐसे एक्ट के जो कि नॉन ग्रेटिट्यूसली परफॉर्म करने का इंटेंशन था। कोई थिंग डिलीवर कर दी है, कोई एक्ट कर दिया है या थिंग डिलीवर कर दिया है, तो आप ये पर्टिकुलर चीज के लिए क्या कर सकते हैं, या तो अमाउंट मांग सकते हैं या फिर वो चीज रिटर्न करने के लिए बोल सकते हैं। सेक्शन नंबर 71 में वी हैव स्टडीड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, किसके जैसी होने वाली है, बेली के जैसी होने वाली है। और इसको हम पढ़ते कौन से सेक्शन के साथ है, वापस से रिवाइज करेंगे जब हम 168 एंड 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। और लास्ट सेक्शन यहां का क्या कहता है, 72, अगर कोई भी मनी पे किया गया है या कोई भी थिंग डिलीवर की गई है, वाई, बिकॉज ऑफ एनी मिस्टेक और बिकॉज ऑफ एनी कोर्जन, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस थिंग को हम क्या करें, उस थिंग को हम रिटर्न करेंगे और मनी को हम रीपे करेंगे।
बस 5 सेक्शन है हमारे पास, 68, 69, 70, 71, 72 क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के। एंड डोंट फॉरगेट जिस पर्टिकुलर लैटिन मैक्सिम पे ये आपका पूरा के पूरा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कई बार क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन पूछ लिया जाता है, दैट इज रेंज पूछ लिया जाता है, चैप्टर नंबर पूछ लिया जाता है, और मेंस में तो भर भर के बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन एंड व्हिच ऑल सेक्शन डील्स विद द क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। ये इलस्ट्रेशन जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में इलस्ट्रेशन भी आ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट कि अगर क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है या सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग विद दैट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, बात एक ही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और इसी के साथ जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये जो सीरीज चल रही है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अपना फीडबैक जो है आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पनसेशन की अगली क्लास रहने वाली है हमारी। कॉम्पनसेशन या मैं कहूं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ने वाले हैं, जो रेमेडीज हमारे पास अवेलेबल है उनको डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ आने वाली क्लासेस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास मुश्किल से 7-8 क्लासेस और रहती है, एजेंसी पे 2-3 क्लासेस हम लोग रखने वाले हैं। मेक श्योर कि ये सेशंस करने के बाद आप PYQs अच्छे से अटेंड कर लें। PYQs अटेंड करने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं है। So that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.